हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पलक वर्मा। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट इंट्रोडक्शन। पहले इसका इंट्रो जान लो कि क्या है, चैप्टर किस बारे में है और इसमें क्या बताया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन मतलब ये होता है कि इकोनॉमी का दूसरे इकोनॉमिक से इंटीग्रेशन मतलब जुड़ाव। तो हमारी इकोनॉमी का बाहर के जो देशों हैं उनसे जुड़ाव जब हो जाएगा तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। ठीक है। इट इन्वॉल्व इंक्रीज्ड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। मतलब इसमें चाहे जो हमारे लोग हैं, हमारे कंट्री के लोग हैं, वो दूसरे कंट्री में जाए कुछ वहाँ पढ़ने के लिए निकले, या फिर वहाँ से लोग यहाँ पे आए अपने किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो घूमना हो, चाहे फिरना हो या पढ़ना हो, जो भी कार्य हो वो वहाँ से यहाँ आए। ये सब ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही आता है। चाहे हमारा सामान उधर जाए, वहाँ का सामान इंपोर्ट हो, तो या हमारी टेक्नोलॉजी उधर जाए या वहाँ की टेक्नोलॉजी इधर आए, ये सारा ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। मतलब हमारी इकोनॉमिक का इंटीग्रेशन दूसरे इकोनॉमिक से हो जाएगा। मतलब हमारा लेन देन दोनों देशों में चलता रहे, बाहर के देशों में हो गया और आसपास के देशों में हो गया, तो उसको हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। नाउ अब देखो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का डिफिनेशन क्या बन सकता है वो देखो। प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग कंट्रीज। मतलब अलग अलग देशों का इंटरेक्शन मतलब कि जुड़ना, या फिर मतलब एक तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, चाहे सामान के बदले हो सके या पीपल्स के जरिए हो सके। ऐसे दोनों देशों का या अलग अलग कई देशों का इंटरेक्शन होता है ग्लोबलाइजेशन की मदद से। इसी को देखो इसमें लिखा भी यही हुआ है कि प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन, जुड़ाव या इंटरेक्ट करने के प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एंड प्रमोट्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड कनेक्टिविटी। मतलब ये जो है इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट करता है, एक दूसरे पे निर्भरता को बढ़ाता है और कनेक्टिविटी बिल्ड करता है, नेटवर्क बिल्ड करता है। जैसे समझ लो हमारा देश है, तो वहां से अगर कोई सम प्रोडक्ट वहां जा रहा है, वहां के लोगों को वो अच्छा लगा तो ये और जाएगा, सप्लाई होगा, और वहां का प्रोडक्ट हम लोग को अच्छा लगा तो वहां से और सप्लाई होगा, जिससे हम लोग का कनेक्टिविटी बिल्ड होगा। जो हम लोग का जो रिलेशन है कंट्रीज के साथ वो और बिल्ड होता जाएगा, नेटवर्क बिल्ड होता जाएगा। तो इसी को कहेंगे हम ग्लोबलाइजेशन। फैसिलिटेटेड बाय द लिबरेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। ये जो है लिबराइजेशन के द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है ग्लोबलाइजेशन। इसमें ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है और उसका ये पॉलिसी बना रहता है। आगे मैं बताऊंगी लिबराइजेशन होता क्या है, तो उसमें डीपली एक्सप्लेन करूंगी कि क्या कैसे होता है। ठीक है। नाउ व्हेन एंड व्हाई ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट। क्यों और कब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। ग्लोबलाइजेशन एक तौर पे कह सकते हो वैश्वीकरण। Now, this wide variety of good was not to be found in the Indian market 2 decades ago, which can be seen now. Our market is just transformed in 2 decades. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हम लोग अलग अलग प्रकार के सामान जो हमारे मार्केट में इस समय हम देख रहे हैं वो 2 डिकेड्स पहले यहाँ पे नहीं प्रेजेंट थी। मतलब 2 डिकेड पहले यहाँ ग्लोबलाइजेशन नहीं था। ठीक। हमारा मार्केट जो है, हमारा जो बाजार है वो 2 डिकेड्स पहले ही ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है। Production was largely organized within the countries till the middle of 20th century, but the needs of raw material and market for finished goods helped them to cross borders. मतलब कह रहा है प्रोडक्शन जो है बहुत जनरल लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन कंट्री। पहले प्रोडक्शन जो था हमारे कंट्री में ही होता था। मिडिल 20th सेंचुरी तक प्रोडक्शन बस हमारे भारत में ही होता था लार्जली तौर पे ना। बट द नीड ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन जब रॉ मटेरियल की कमी पड़ने लगी, ठीक है, और मार्केट जो है मतलब जो सामान हम लोग प्रोड्यूस किए उसके लिए मार्केट की कमी पड़ने लगी, तो इसीलिए वो हम लोग बॉर्डर क्रॉस किए अपना और बाहर के कंट्री के साथ कनेक्टिविटी बिल्ड किए और ट्रेड और मार्केट हम लोग का जो बिजनेस है या फिर जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट हो गया। तभी से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट है। इट मीन्स तुम ये कह सकते हो कि आफ्टर 20th सेंचुरी। इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड फूड स्टॉक एंड इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स। मतलब इंडिया जो है रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे जानते हो मसालों की खेती पहले से ही बहुत भारत में, जिसकी वजह से देखो अंग्रेज भी आए थे। हम लोग के पास रॉ मटेरियल में मसाले बहुत थे, मसाले गोल्ड सिल्वर यहाँ पे बहुत था, तो वो सब एक्सपोर्ट होते थे बनने के लिए बाहर, मटेरियल फाइनेंस गुड बनने के लिए। और फूड स्टफ्स, मैंने अभी बताया कि मसाले का कारोबार होता ही था इंडिया में पुराने जमाने से ही, तो फूड स्टफ में वही मसाले आ गए तुम्हारा। ऐसे ढेर सारी चीजें जो है फूड स्टफ वो एक्सपोर्ट होता था दूसरे कंट्रीज में, और वहां से बन के जो सामान आता था वो इम्पोर्ट होता था हम लोग के यहाँ।
ठीक, फाइनाइज्ड गुड इंपोर्ट होता था। नाउ व्हाट इज एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, क्या होता है ये? आओ देखो इसको समझते हैं। अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, वह कंट्री जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है सिर्फ एक कंट्री में नहीं, कई कंट्री में, उसको कहेंगे एमएनसी। ठीक है, इसका एग्जांपल तुम देख सकते हो, कोको कोला है, नाइक कंपनी है, टाटा मोटर्स है, ये सब ऑपरेटिंग ग्लोबली, मतलब कि ये ऑपरेट करते हैं ग्लोबली, विश्वई तौर पे, विश्व के स्तर पे ये लोग ऑपरेट करते हैं, मतलब ये चलते हैं, ये ग्लोबली वर्क करते हैं। इन लोग का प्रोडक्शन जो है एक कंट्री में नहीं होता, ढेर सारी कंट्री में होता है, ये सप्लाई भी ढेर सारी कंट्री में करते हैं। ठीक, इसलिए इनको एमएनसी कहेंगे। नाउ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, प्रोडक्शन देखो कैसे होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। ठीक है, एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन प्ले अ की रोल, इसमें एमएनसी का बहुत बड़ा हाथ है प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। एम टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट, एमएनसी का बस एक काम है, एम है कि उसको रिड्यूस करना है कॉस्ट, सामान का दाम तो घटाना है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। चैप्टर प्रोडक्शन वेयर लेबर इज चीप, इसलिए वो अपना ऐसा दिमाग लगा के अपना प्रोडक्शन यूनिट वहां सेटअप करता है जहाँ पे लेबर का जो पे होता है वो कम होता है, चीप रहता है वहां पे लेबर। एंड चीप लेबर मतलब कम पैसे में लेबर मिल जाते हैं, तो वहां पे ये अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करता है। एंड रिसोर्सेज आर इजिली अवेलेबल, और जहाँ पे जो हमारा रॉ मटेरियल है या रिसोर्स है जिससे हमें प्रोडक्शन करना है, जहाँ पे इजिली अवेलेबल रहता है, एमएनसी ज्यादातर वहीं अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं। मतलब अपना फैक्ट्रीज हो गया, जो भी हम लोग का फैक्ट्रीज में ही बनता है ना, तो फैक्ट्रीज जो सेटअप करना रहता है वो ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे लेबर चीप हो, रिसोर्सेज आसानी से अवेलेबल हो। एमएनसी ऑल्सो लुक फॉर द फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो ये भी देखते हैं कि कहाँ की गवर्नमेंट फेवरेबल कंडीशन दे रही है उनको ये सब करने के लिए, तो ये भी वो एमएनसी लोग देखते हैं। इसका एग्जांपल देख रहे हो कि गारमेंट्स का प्रोडक्शन जो होता है फॉर ग्लोबल ब्रांड्स इन इंडिया, बांग्लादेश एंड वियतनाम, मतलब ये समझ रहे हो जो गारमेंट का प्रोडक्शन है इंडिया में और बांग्लादेश और वियतनाम में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है थोड़ा फेवरेबल कंडीशन और पॉलिसीज दे रही है एमएनसी को सेटअप करने के लिए अपना यूनिट, और उसके साथ साथ उसको कम जो है लेबर भी चीफ मिल रहा है और यहाँ पे रिसोर्स है उसका, इसीलिए वो यहाँ पे अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप की है और प्रोडक्शन कर रही है गारमेंट्स का। ठीक, नाउ हाउ एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन, कैसे एमएनसी जो है अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाते जा रहा है, अब वो देखते हैं। एमएनसी प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, डिजाइन इट इन रिसर्च सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब जो एमएनसी जो है वो प्रोड्यूस करता है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को, जो इंडस्ट्री में इक्विपमेंट यूज होते हैं, मशीन्स यूज होते हैं, उसको ये बनाता है। और डिजाइन करने का काम कहाँ करता है, यूनाइटेड स्टेट में। और मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसके कंपोनेंट, मतलब जो मशीन है उसका जो पार्ट्स होते हैं, मशीन में कई पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको प्रोड्यूस करने का काम वो चाइना में करता है। और शिप्ड टू मैक्सिको, मतलब वो भेज देता है मैक्सिको में। एंड ईस्टर्न यूरोप, ये जो शिफ्ट कर देता है मैक्सिको में, मतलब भेज देता है मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में, जहाँ पे ये सामान इकट्ठा होता रहता है। एंड फाइनेंस्ड गुड्स सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तब वहीं से ये पूरे विश्व में बेचता है अपना सामान। ठीक है, एंड कंपनी कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया बैंगलोर, मतलब जो इसका कंपनी का कस्टमर केयर सर्विस है वो हमारे भारत के बेंगलुरु स्थित में एक ऑफिस से ऑनलाइन, मतलब कि कॉल जरिए कैरिड आउट किया जाता है। हमारा मतलब उन लोग का कॉल सेंटर इंडिया में, देखो हर जगह हर देश में एक एक काम ये लोग करवा रहे हैं। कॉल सेंटर इंडिया में है, यहाँ से सब कॉल कस्टमर केयर मतलब पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया में जो यूथ होते हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मतलब अच्छे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉल सेंटर है, तो वो यहीं पे अपना कॉल सेंटर कैरिड आउट करता है। कस्टमर केयर का सर्विस यहीं से प्रोवाइड होता है उसको, उसके कस्टमर्स को। दिस इज हाउ कंपनी सेव्स देयर 50 to 60 प्रोडक्शन कॉस्ट बिकॉज ऑफ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, क्लोजनेस टू मार्केट एंड गेटिंग स्किल्ड इंजीनियर्स। इस तरह एमएनसी जो कंपनी है वो 50 से 60% अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को बचा लेती है, क्योंकि वो चीप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाती है रिसोर्सेज, वहाँ पे अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती है। जहाँ पे मार्केट पास होता है वहाँ पे सेटअप, देखो अभी बताया ना मैक्सिको और यूरोप से, वहाँ से मार्केट्स पास होते हैं, इसलिए वो अपना प्रोडक्ट्स वहीं पे रखती है ताकि वहाँ से सप्लाई हो जाए आसानी से सब जगह। और जो होता है गेटिंग स्किल्ड इंजीनियर, और स्किल्ड इंजीनियर मैंने अभी बताया कि इंडिया की यूथ जो होते हैं वो इंग्लिश स्किल्ड रहते हैं, तो उन लोग का अच्छा स्किल्ड इंजीनियर उन लोग को मिल जाते हैं, इसलिए वो कॉल सेंटर सर्विस जो है हमारे इंडिया में लगाया है। नाउ इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन का इंटरलिंक कैसे है, हम वो देखते हैं। एमएनसी स्प्रेड प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। एमएनसी अपना प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री में कैसे स्प्रेड करता है, कैसे बढ़ाता है। तो फर्स्टली बाय एसेट्स सच एज लैंड। पहले वो लैंड को बाय करता है, जहाँ पे उसको प्रोडक्शन यूनिट लगाना है तो पहले वहाँ का जमीन तो खरीदना ही पड़ेगा ना, तब ना लगाएगा अपना फैक्ट्री। तो एंड बिल्डिंग मशीन्स, अपना सारा इक्विपमेंट जो है वो बाय करता है, और इसमें जो अपना मनी खर्च करता है सब खरीदने में, सारे इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड जो भी है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। एंड द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर जैसे एमएनसी के द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है किसी कंट्री में, उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया जाता है, ठीक है। बाइंग लोकल कंपनी, सी एमएनसी जो है कई बार हमारे मतलब जिस भी कंट्री में ये लोग अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं, कई बार ये वहाँ के लोकल कंपनीज को बाय कर लेते हैं ताकि इन लोग का काम आसानी से हो जाए। कोलैबोरेटिंग विथ लोकल फर्म्स, मतलब अभी मैंने बताया कि लोकल कंपनी को या तो खरीद लेती हैं पूरी तरह से, या तो उनके साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं, उनके साथ साझा तौर पे काम करती हैं। From this, local company get benefits such as money for extra investment and receive latest technology for production। और इसमें कंपनीज जो लोकल कंपनीज होती है उनका भी फायदा रहता है। कैसे? वो जो है कंपनीज जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी रिसीव कर लेती हैं, इसके मदद से जब कोलैबोरेट होते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी और मशीन एमएनसी इन लोग को प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए, और उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा मनी भी पाते हैं। जैसे कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हैं वो लोग अपने से कि कुछ और नया मशीन खरीदे प्रोडक्शन के लिए, तो उसका भी पैसा एमएनसी उन लोग को देती है, ठीक है। अब आउटसोर्सिंग वर्क, मतलब ये क्या है, देखो एमएनसी जो है कई बार जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती है, तो अभी मैंने बताया कि वो कंपनी का विभाग खरीद लेती है। कई बार होता है वहाँ के लोकल पीपल से, जो कि ऐसे समझ लो ग्रुप ऑफ पीपल से वहाँ पे छोटे छोटे जो संस्था होती है उन लोग को अपना काम सौंप देती है। तो वहाँ के लोग जितने भी रहते हैं, गाँव में होता है कि गांव के लेडीज को कई बार देखा होगा कि वो लोग कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, चाहे वो फुटबॉल हो गया या फिर बास्केट हो गया जो कि उससे बनता है वूल से, तो वो सब जो रहता है एमएनसी का ही रहता है, वो सब जाता है बाहर, ठीक है। तो वो लोग अपना काम ऐसे छोटे छोटे संस्था को, कंपनीज को बांट देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट रहता है सारा बन के उनके पास जाता है, तो वो अपने ब्रांड का नेम उस पर लगा के उसको बाहर बेचते हैं। तब समझ में आया? रिजल्ट इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड मार्केट, इसका रिजल्ट होता है कि उनका जो कनेक्शन रहता है वो पूरे वर्ल्ड के मार्केट से रहता है, कहाँ पे कौन सा सामान सस्ता है, कहाँ पे क्या चीज बेचना है, तो वो लोग पूरा कनेक्ट रहते हैं एमएनसी वाले, ठीक है। नाउ एग्जांपल ऑफ इंटरलिंक्ड प्रोडक्शन, एग्जाम्पल क्या है जो इंटरलिंक्ड प्रोडक्शन होता है, उसका एग्जाम्पल देखो। लार्ज अमेरिकन एमएनसी कारगिल फूड बॉट अ स्मॉल इंडियन कंपनी पार्क फूड दैट टाइम। मतलब कह रहा है कि एक अमेरिका की एमएनसी कंपनी थी जिसका नाम कारगिल फूड्स था, वो इंडिया के एक कंपनी पार्क फूड को खरीद लेती है। मतलब दैट टाइम इट हैव वाइड नेटवर्क इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब कह रहा है जो पार्क फूड था, जो कि इंडियन कंपनी है, उसका नेटवर्क भारत के कई पार्ट्स में था, ठीक है। और बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी थी, मतलब कि बहुत ही अच्छे तौर पे चलने वाली कंपनी थी, और जिसका ये ऑयल की रिफाइनरीज थी उसके पास, ठीक है। अब जब कंट्रोल शिफ्ट हुआ एमएनसी के पास, देन इट बिकम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। तब वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया इंडिया का एडिबल ऑयल का, ठीक है। नाउ इट प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 5 मिलियन पाउचेस डेली। और देखो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना बढ़ गया, 5 मिलियन पाउच डेली। मतलब समझ रहे एमएनसी, इसलिए देखो हेल्प हुआ ना कंपनीज का, जो मैंने अभी बताया कि उन लोग को नए नए फीचर्स मिल जाते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी मिल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा मनी मिल जाते हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट ही हो जाता है हम लोग के जो हमारी कंपनीज का। इसलिए वो लोग कोलैबोरेट करती हैं एमएनसी के साथ। एन अमेरिकन कंपनी फोर्ड्स मोटर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। एक अमेरिका की कंपनी है फोर्ड मोटर्स, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑटोमोबाइल का हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। एंड इट प्लांट वॉज आर स्प्रेड इन 26 कंट्री। इसका प्लांट मतलब ये जहाँ जहाँ बनाता है इसके प्लांट्स जो है 26 देशों में लगे हैं। एंड इन इंडिया इट कम्स इन 1995 में ये इंडिया में आया था। एंड सेट प्लांट नियर चेन्नई, ये चेन्नई के पास अपना प्लांट सेटअप किया और उसमें 1700 करोड़ इन्वेस्ट किया और कोलैबोरेट किया किसके साथ, इंडियन कंपनी जो कि है महिंद्रा, उसके साथ कोलैबोरेट किया, विच इज़ अ मेजर इंडियन प्रोड्यूसर ऑफ जीप। और महिंद्रा हम जानते हैं यहाँ का मेजर प्रोड्यूसर, मतलब भारी मात्रा में प्रोड्यूस करता है इंडिया में जीप्स और ट्रक्स, ठीक है। एंड द कंपनी वांट टू डेवलप फोर्ड्स इंडिया एज अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स ग्लोबल ऑपरेशन। एंड कंपनी जो है वो चाहती है कि एक फोर्ड इंडिया को डेवलप करे ताकि जो उसका कंपोनेंट को सप्लाई होता है
वो ग्लोबल ऑपरेशन के मतलब ग्लोबल मार्केट में वो दे पाए, इसलिए फोर्ब्स इंडिया जो है कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहती है इंडिया में, ठीक है। नाउ फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड क्या है, बाहरी जो हम लोग को ट्रेड होता है, फॉरेन बाहर का ट्रेड, एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मार्केट का जुड़ाव देखते हैं। तो फॉरेन ट्रेड हेल्प्स कनेक्ट मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्री। फॉरेन ट्रेड क्या करता है, वो मदद करता है मार्केट को कनेक्ट करने में अलग अलग देशों के। गुड्स एंड सर्विसेज मूव अक्रॉस बॉर्डर। गुड्स और सामान जो है या सर्विसेज है वो एक जगह से दूसरे बॉर्डर में आसानी से पहुंच जाती है इसकी मदद से। क्रिएट कंपटीशन एंड चॉइसेस फॉर कंज्यूमर। एक फायदा जो कंज्यूमर को ये दिखता है कि वो उसके पास वैरायटी ऑफ थिंग्स रहते हैं, गुड्स रहते हैं, जिसको वो आसानी से चूज कर सकता है अपनी फायदा के अनुसार या फिर अपनी क्वालिटीज के अनुसार वो प्रेफर कर सकता है इसको क्या चाहिए। तो कंपटीशन बढ़ जाता है इसकी वजह से। जब ढेर सारे प्रोडक्ट रहेंगे, मतलब ढेर सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो तुम देखोगे ना कौन सा अच्छा है, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक। एज प्रोड्यूसर रीच ग्लोबल मार्केट। तो इसकी वजह से प्रोड्यूसर जो है वो ग्लोबल मार्केट में अपना रिच पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी इज वन ऑफ देम। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आए थे हम लोग के अंग्रेज जो हमारे ऊपर राज करने आए थे, वो भी तो ट्रेडर थे, वो भी तो आए थे पानी के मार्ग से। तो हु कैन ट्रेड रूट विच कनेक्ट इंडिया विथ साउथ एशिया। साउथ एशिया से आए थे, और ट्रेड रूट है जो हम लोग का समुद्र के रास्ते आए थे, तो उसी से आए थे। तो ये लोग भी ट्रेड करने आए थे, लेकिन यहाँ का देखो संपत्ति देख के हम लोग का मन बदल गया ना। तो वो लोग भी ट्रेडर्स ही थे, वो लोग भी ग्लोबल ट्रेड कर रहे थे। वहाँ का सामान यहाँ बेच रहे थे, यहाँ का सामान वहाँ सप्लाई कर रहे थे, ट्रेड ही तो कर रहे थे, व्यापार ही तो कर रहे थे। नाउ यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। आईटी का यूज देखो ग्लोबलाइजेशन में कैसे है। न्यूज मैगजीन पब्लिश फॉर लंदन रीडर इज टू बी डिजाइंड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। मतलब एक न्यूज का मैगजीन है जो कि लंदन रीडर, मतलब जो लंदन में लोग रहते हैं उनके लिए पब्लिश किया जाता है, लेकिन वो डिजाइन होता है और प्रिंट होता है दिल्ली में। उसका डिजाइन बनता है, मतलब जो न्यूज़पेपर का जो डिजाइन रहेगा, और जो प्रिंट का काम होता है वो सब दिल्ली में होता है हमारे इंडिया में। द टेक्स्ट ऑफ मैगजीन इज सेंड थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। मतलब जो मैगजीन में जो लिखा हुआ रहेगा, जो टेक्स्ट रहेगा, वो ऑनलाइन दिल्ली ऑफिस में लंदन द्वारा, वहाँ के ऑफिस द्वारा भिजवाया जाता है, ठीक है। यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में या इंटरनेट या कॉल पे जो भी है वो लोग अपना यूज करते हैं, तो वो सेंड करते हैं। दिल्ली डिजाइनर गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिजाइन मैगजीन विथ हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो दिल्ली डिजाइनर जो होते हैं वो ऑर्डर ले लेते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर ले लेते हैं कि कैसा डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आफ्टर प्रिंटिंग सेंड बाय द एयर। जब प्रिंट हो जाता है, डिजाइन हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, देन उसको एयर को, मतलब कि एयरोप्लेन्स है जो हमारे, तो उसके द्वारा भेज दिया जाता है लंदन। एंड ऑल्सो पेमेंट मेड थ्रू इंटरनेट। ई बैंकिंग के द्वारा पेमेंट भी होता है, मतलब मोबाइल बैंकिंग जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, ठीक है, उसके द्वारा पेमेंट उन लोग को रिसीव हो जाता है दिल्ली ऑफिस को, ठीक। अब मोर टू नो। वो मोर टू नो क्या है, टैक्स इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कॉल्ड एज ट्रेड बैरियर्स। मतलब जो टैक्स, कोई टैक्स जो सामान पे लगता है, इम्पोर्टेड गुड्स पे जो बाहर से आ रहा है, उस पे जो टैक्स लगता है वो इसलिए लगता है ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, मतलब हमारे जो कंट्री के प्रोड्यूसर हैं, उनको बचाया जा सके, ठीक है। जैसे कि अगर उन लोग का सामान ज़्यादा सस्ता रहेगा ना, तो यहाँ का सामान महंगा रहेगा, तो ज़्यादातर कंज्यूमर जो क्या करेंगे, उन्हीं लोग का सामान लेंगे, क्योंकि सस्ता है, बढ़िया है, तो उन्हीं लोग का लेंगे, हम लोग के प्रोड्यूसर का नहीं बिकेगा। तो इसलिए उन लोग को बचाने के लिए, उन लोग का भी सामान आराम से यहाँ बिक जाए, इसीलिए वो टैक्स इम्पोज करता है गवर्नमेंट इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर, जिसको हम ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। दिस इज यूज बाय गवर्नमेंट टू रेगुलेट इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड। ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इसको लगाया जाता है, हटाया जाता है, या बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, ताकि फॉरेन ट्रेड जो होता है वो घटे बढ़े, सब ये गवर्नमेंट देखता है कितना फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, कितना घटेगा। अगर जैसे टैक्सेस बढ़ाते जाएंगे तो फॉरेन ट्रेड कम हो जाएगा, और टैक्सेस कम रहेगा तो नए फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड एंड हाउ मच शुड कम इन कंट्री। ये सारा गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से प्रकार का जो सामान हमारे या हमारे कंट्री में आएगा और कितनी मात्रा में आएगा, ठीक है। एंड इट विल अप्लाइड ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये जो बैरियर्स है या फिर इंडिपेंडेंस के बाद से फॉरेन ट्रेड पे ये अप्लाई हो गया है, ठीक है। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से
ये फॉरेन ट्रेड बैरियर्स है वो फॉरेन ट्रेड पे और इन्वेस्टमेंट पे लग गया। नोट ऑल द डेवलपमेंट कंट्रीज, all the developed countries during the early stage have to give protection to domestic producer in India। मतलब जितने भी डेवलप कंट्री है वो अर्ली एज में जो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को जरूर बचाते हैं, मतलब कि यहाँ के हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाते हैं टैक्स लगा के। दैट इज इंडिया में देखोगे कि 1950 में और 1960 में जब की इंडस्ट्री नई नई आई थी हमारे इंडिया में, तो उस समय बहुत ज़रूरी था कि इम्पोर्ट ट्रेड बैरियर लगा रहे इम्पोर्टेड गुड्स पे, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत का सामान है जो कि बाहर से आ रहा है, बस उसी को हम लोग इम्पोर्ट करें। उस समय में जब हमारा इंडस्ट्री सेटअप हुआ था, न्यू अर्ली स्टेज था इंडस्ट्रीज का, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट करी थी उस समय। ठीक, ये उस समय बस इम्पोर्टेंट सामान का ही इम्पोर्ट होता था ताकि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो बचे रहे, प्रोटेक्ट रहे वो लोग। नाउ फैक्टर दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, वो फैक्टर जो कि इनेबल करता है, जो कि बढ़ावा देता है ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है, वो क्या है? टेक्नोलॉजी है। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, बेटर कम्युनिकेशन, मतलब ये टेक्नोलॉजी भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में मदद कर रही है। वो कैसे कि ट्रांसपोर्टेशन जब अच्छा हो जाएगा, आराम से सामान चला जाएगा, आ जाएगा, तो ग्लोबलाइजेशन तो बढ़ेगा ही। ठीक, अब तो और बढ़ेगा क्योंकि शिप्स है, एरोप्लेन्स है, कंटेनर्स बन गए हैं, इतना आराम से ट्रांसफर हो जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जा रहा है, तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हम लोग का बढ़ रहा है। ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन है, इंटरनेट जब से आ गया तो कम्युनिकेशन आराम से हो जाएगा, पैसा हो गया, ऑर्डर हो गया, कोई भी बात करनी हो, कोई भी सामान पहुँचाना हो यहाँ से वहाँ, तो देखो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के जरिए हम लोग कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन को ये भी बढ़ावा दे रहा है। ठीक, लिबरलाइजेशन ऑफ पॉलिसी, अब देखो लिबरलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज क्या कह रहा है? रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर टैक्सेस बाय द इंडियन गवर्नमेंट सिंस 1991, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 1991 में ट्रेड बैरियर को बहुत कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या नोट में देखो, पॉलिसी ऑफ रिमूविंग बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स बाय गवर्नमेंट इन इज नोन एज लिबरलाइजेशन, मतलब कह रहा है वह पॉलिसी जो कि रिमूव कर देती है बैरियर को, टैक्सेस को रिमूव कर देती है, मतलब जो मनाही हो जाती है, एक तरह से टैक्स लगा दें तो इंपोर्ट पे मनाही हो जाती है, जो वह पॉलिसी जो इसको कम करती है, मनाही को कम करती है, बैरियर को हटाती है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बैरियर को जो हटाती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, उसको हम कहेंगे लिबरलाइजेशन। ठीक है, हेल्प बिजनेसेस टू मेक फ्री डिसीजन फॉर हाई प्रोडक्शन, इससे बिजनेसेस को भी मदद मिलती है कि वो अपना हाई प्रोडक्शन कर सके आराम से डिसीजन लेके। ऐसे देखो एक्सपोर्ट पे भी जब यहाँ के कई बार जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बाहर भेजना चाहते हैं अपना सामान, तो उसमें भी एक्सपोर्ट का भी चार्ज लग जाता है, टैक्स लग जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों का प्रोडक्शन कम होने लगता है। जब इतना चार्ज लगेगा तो कोई बाहर क्यों भेजेगा प्रोड्यूस करके अपना सामान, तो इसलिए अगर लिबरलाइजेशन रहता है तो वो लोग आसानी से हाई प्रोडक्शन करके अपना सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, ग्लोबल कंपनी सेटिंग अप प्रोडक्शन एंड सेलिंग इन वेरियस कंट्रीज, मतलब ग्लोबल कंट्रीज जो सेटअप रहती हैं वो प्रोड्यूस भी करती हैं अलग अलग कंट्री में और सेल भी करती हैं अलग अलग कंट्री में। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड भी इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब फॉरेन में हम इन्वेस्ट करें, वहाँ से सामान ले रहे हैं, वहाँ से सामान बेच रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण बढ़ रहा है। ठीक, नाउ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो देखते हैं। एस्टैब्लिश्ड इन 1 जून 1995 टू प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड, इसका स्थापना किया गया था 1 जून 1995 में, जो कि प्रमोट करता है फ्री एंड फेयर ट्रेड, मतलब कि ट्रेड जो है, व्यवसाय जो है आसानी से फ्री और फेयर मतलब कि समझ लो तुम, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, एकदम फेयर का ट्रेड हो, तो इसलिए इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ग्लोबल ट्रेड, ये रूल्स और रेगुलेशन बनाता है ट्रेड के लिए। जो ग्लोबल ट्रेड होता है मतलब वैश्विक के तौर पे जो हम लोग व्यवसाय करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो उसके लिए ये रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन जेनेवा, इसका जो हेड ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस है वो जेनेवा में है। ठीक है, इंडिया एज ए मेंबर, इसमें देखो ये जो WTO ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें सारी कंट्री मेंबर रहते हैं। ठीक है, इंडिया भी इसमें से एक मेंबर है। WTO हैज़ 165 मेंबर्स कंट्री, देखो मैंने अभी बताया, तो WTO में एक 165 कंट्रीज हैं एज ए मेंबर अक्रॉस द वर्ल्ड के जो है 165 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं।
ये कब का है ये रिपोर्ट? ये 2016 का है। तो इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। डेवलप कंट्री डोमिनेट डिसीजन मेकिंग। जो डेवलप कंट्री जो होता है वो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में डोमिनेट करते हैं, मतलब वो लोग अपना जो डेवलप हो चुके हैं वो लोग अपना बात रखते हैं, अपना बात मनवाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज फेस अनफेयर कंपटीशन। डेवलपिंग कंट्रीज है वो कंपटीशन फेस करती हैं जब, बिकॉज डेवलप्ड कंट्री हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर। मतलब जो डेवलप कंट्री है वो ट्रेड बैरियर लगा देती है, ठीक है। एंड डेवलपिंग कंट्री आर फोर्स टू रिमूव ट्रेड बैरियर। और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको फोर्स करती है कि वो अपना ट्रेड बैरियर हटा दे, ठीक है। तो इस समझ में अनफेयर कंपटीशन होता है। और इसमें भी जो है डेवलप कंट्री जो है जो ज़्यादा डेवलप हो गई वो अपना बैरियर लगवा देते हैं ताकि उन लोग को प्रॉफिट हो, उनका इकोनॉमी स्ट्रांग हो। और दूसरे का जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको कहते हैं कि वो अपना ट्रेड बैरियर रिमूव करे, ठीक है। इसका एग्जांपल तुम देख सकते हो, बहुत सी कंट्रीज हैं जिसे डेवलप्ड हो चुकी हैं, जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, सब कंट्री डेवलप्ड है। तो उन लोग को ट्रेड बैरियर रिटेन करना चाहिए ना, ये लोग रिटेन कर लेते हैं ट्रेड बैरियर। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे हमारा इंडिया भी अभी से ही आता है डेवलपिंग कंट्रीज में, तो उसको फोर्स करते हैं कि रिमूव करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर ट्रेड के लिए WTO बना है तो उसको फेयर ट्रेड करवाना चाहिए, ठीक है। नाउ डू यू नो इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड शेयर ह्यूज टू GDP। मतलब इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को, और उसमें उसका GDP में शेयर भी बहुत ज़्यादा है। सेकंड, इन US एग्रीकल्चर शेयर इज 1% इन GDP एंड इन एम्प्लॉयमेंट इट इज 0.5%, which is very small, but farmer receive massive income from US government for production and export to other countries. Farm products of US sell and export at lowest price because farmers earn a lot of money। मतलब ये कह रहा है कि यूएस में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो बस 1% का है GDP में, और एम्प्लॉयमेंट में बस 0.5% का है, जो कि बहुत छोटा है। लेकिन जो वहाँ के फार्मर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा रिसीव करते हैं गवर्नमेंट से प्रोडक्शन के लिए, पेड़ लगाने के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं गवर्नमेंट से, और एक्सपोर्ट करने के लिए अदर कंट्रीज़ में। इसलिए जो यूएस का फार्म प्रोडक्ट आता है वो बहुत ही लो प्राइस में आता है, क्योंकि फार्मर्स को इतना पैसा मिल जाता है कि उन लोग को अपना सब्जी या फल जो भी प्लांट है उसको वो सस्ते में ही बेचते हैं, क्योंकि उनका पैसा तो वो निकल ही जा रहा है इनकम से उसका, ठीक। नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का? पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव में इम्पैक्ट देखते हैं। पॉजिटिव में इम्पैक्ट क्या है, क्या प्रभाव है? अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन गुड्स, कि हमें बाहर के सामान अवेलेबल हो पाता है, हम लोग के पास बाहर का चीज़ें भी अवेलेबल हो पाती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सर्टेन सेक्टर, और कुछ सेक्टर्स के लिए जॉब भी बढ़ जाते हैं। जस्ट लाइक हो गया तुम्हारा सर्विस सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, कॉल सेंटर का काम है, ये सब इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से जॉब इंक्रीज हुआ। और प्रोडक्शन सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में भी जॉब का बढ़ गया, सेकेंडरी में भी इंक्रीज हो गया, जितना ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। बाहर से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं MNC वाले वो भी तो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए जॉब बढ़ता है ग्लोबलाइजेशन से, ठीक। एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज, नए नए टेक्नोलॉजीज को उन लोग को एक्सेस करने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें नए नए टेक्नोलॉजी, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी का हम लोग को पता चलता है। ग्रोथ इन सर्विस एंड IT सेक्टर, जो मैंने अभी बताया कि सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ होता है, IT सेक्टर का ग्रोथ होता है। नाउ निगेटिव इम्पैक्ट, गलत प्रभाव क्या है ग्लोबलाइजेशन का? फर्स्ट है स्मॉल प्रोड्यूसर फेस टफ कंपटीशन। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं, जो छोटा छोटा सामान प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करते हैं, क्योंकि फॉरेन से भी बहुत ज़्यादा सामान आ जाएगा तो मार्केट में सामान तो ज़्यादा हो जाएगा, क्वालिटी भी सबका अलग अलग रहेगा। तो इसी हिसाब से जो छोटे प्रोड्यूसर हैं जिनका क्वालिटी कम रहता है तो वो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अनइक्वल बेनिफिट्स, सम सेक्टर एंड रीजन बेनिफिट मोर। अनइक्वल बेनिफिट मिलता है, मतलब कि जो ज़्यादा क्वालिटी जिसका अच्छा रहेगा, चीप रहेगा, तो वो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन जिसका क्वालिटी भी कम है, प्राइस हाई है, तो उसका बेनिफिट तो होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो इसलिए अनइक्वल बेनिफिट मिलता है इसमें, ठीक। और इसका एग्जांपल देखते हैं। सम कंपनी हिट हार्डर लाइक बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक, टॉयज एंड टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट एंड वेजिटेबल ऑयल ड्यू टू कंपटीशन। मतलब ये सब जो कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा
इस समय जब से ग्लोबलाइजेशन हो गया तो इन लोग को बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है अपनी कंपनी को चलाने में कंपटीशन की वजह से। वो कंपनीज कौन है जो मैंने अभी बताया, बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक, टॉयज, टायर्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक, वेयर आज ऑटोमोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और सॉफ्ट ड्रिंक है या फास्ट फूड है, सर्विस सेक्टर है, तो वो प्रॉफिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एमएनसी की वजह से, क्योंकि एमएनसी जो है वो इसी में इन्वेस्ट करना चाहता है ड्यू टू ह्यूज बायर। मतलब इसके इन सब कंपनीज के प्रोडक्ट्स के बायर बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले ज़्यादा है, इसी वजह से एमएनसी इन्हीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्हीं का प्रोडक्शन हाई करना चाहता है। ठीक है, सम इंडियन कंपनी एक्ट एज एमएनसीज फ्रॉम इंडिया बाय कोलैबोरेटिंग विथ फॉरेन कंपनी। कुछ कंपनी हमारे यहाँ की भी, इंडिया की भी एमएनसी की तरफ वर्क करती हैं जो फॉरेन कंपनी से कोलैबोरेट में है, जो कि है सच एस टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रनबैक्सी, एशियन पेंट्स। ये सब हमारी इंडियन कंपनी है जो कि एमएनसी की तरह वर्क करती है बाय कोलैबोरेटिंग विथ फॉरेन कंपनीज। सुंदरम फास्टनर्स जो कि नट्स एंड बोल्ट्स की कंपनी है, ये सब। ठीक, नाउ स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कदम अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, बाहरी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कदम गवर्नमेंट ने उठाए हैं। ठीक, इन इंडिया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेटअप एंड इंडस्ट्रियल जोन। इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी मुख्य गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य की गवर्नमेंट, दोनों एक इंडस्ट्रियल जोन सेटअप की है कि ये इंडस्ट्रीज का जोन है, एंड दिस इंडस्ट्रियल जोन को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, SEZ कहते हैं। ठीक है, विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, जिसमें कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देती है इस जोन में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का होगा या वाटर का होगा या रोड्स का होगा, ट्रांसपोर्ट का, स्टोरेज का, रिक्रिएशन एंड एजुकेशन, और जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास, हाई क्लास फैसिलिटीज़ उन लोगों को मिलती है जो कि इंडस्ट्रियल जोन में इंडस्ट्रीज लगाते हैं। ठीक है, कंपनी सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स इन SEZ डू नॉट हैव टू पे टैक्स। और जो इस जोन एरिया में अपनी कंपनी सेटअप करती है उसको कोई टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता अपने इनिशियल पीरियड में। मतलब कि इनिशियल पीरियड मतलब स्टार्टिंग के जब इंडस्ट्री सेटअप हुई उसके 5 साल बाद तक उसको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ठीक है, एंड दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ, तो उनको लेबर लॉ में भी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। नाउ रूल ऑफ गवर्नमेंट इन ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट का क्या रोल है वैश्वीकरण में। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सिंस 1991। लिबरलाइजेशन जो है हमारे इकोनॉमिक में 1991 से देखने को मिल रहा है। रिमूव एंड इम्पोज बैरियर टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। रिमूव कर दिया गया बैरियर्स को ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आसानी से हो सके, ये सब गवर्नमेंट करती है। इंकरेज करता है फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए। WTO मेंबरशिप एंड रिफॉर्म। ये WTO में मेंबरशिप भी लेके रखती है, जो हमारे गवर्नमेंट रहती है वही मेंबरशिप लेती है। इंश्योर दैट वर्कर गेट देयर राइट। और ये इंश्योर करती है कि वर्कर जो है, जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो अपना राइट अच्छे से पाए या फिर उनका राइट जो है, उनको अधिकार उनका मिले। ठीक है, फोर्स द इंडस्ट्री टू इम्प्लीमेंट लेबर लॉ प्रॉपरली। और ये इंडस्ट्रीज को फोर्स करती है कि लेबर्स के लॉ को ये प्रॉपरली इम्पोज करें, मतलब कि हटाए ना लेबर लॉ। ठीक, सपोर्ट्स स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ये स्मॉल प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं, उनको सपोर्ट करती है कि उनका परफॉर्मेंस बढ़िया हो पाए। ठीक है, इट ऑल्सो अलाइन विद डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO। मतलब जो डेवलपिंग कंट्री उन लोग के साथ भी अलाइन करती है फाइट करने के लिए, जो डेवलप कंट्री जो अपना डोमिनेशन लिए है कि हमेशा उन्हीं का बात माना जाता है WTO में, तो इसलिए उसके लिए फाइट भी करती है डेवलप्ड कंट्री के साथ, डेवलपिंग कंट्री से हाथ मिला के या अलाइन होके। स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या स्ट्रगल है फेयर ग्लोबलाइजेशन करने के लिए। तो नीड फॉर फेयर रूल्स एंड बेनिफिट फॉर ऑल। उसके लिए हमें फेयर रूल्स चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फेयर रूल्स एंड बेनिफिट, सभी के लिए फायदेमंद होना चाहिए, ऐसा रूल बनना चाहिए। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्ट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज का ये रहेगा कि छोटे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करे। पीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs एडवोकेटिंग फॉर फेयर ट्रेड एंड वर्कर्स राइट। और पीपल ऑर्गेनाइजेशन है, जो NGOs हैं, उनको ये करना चाहिए कि वो जो है फेयर ट्रेड करवाएं। और ठीक है, तो पीपल ऑर्गेनाइजेशन का और ये NGO का ये काम रहना चाहिए कि वो वकालत करें फेयर ट्रेड के लिए और वर्कर्स राइट के लिए। ठीक है, उनके साथ उनके पक्ष में रहे ताकि उनको ये सब मिल सके। ताकि कंक्लूजन,
ग्लोबलाइजेशन हैज़ चेंज द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत से चेंज देखने को मिली है, हमारा इकोनॉमी और बढ़ते जा रहा है। बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस को एग्जिट, मतलब कि अगर हमें फ़ायदा भी हो रहा है तो उसके साथ साथ नुकसान भी है उसका। कुछ चैलेंजेस भी हम लोग को बाहर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से जो हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं या फिर हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उन लोग को कंपटीशन देखना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारा लॉस भी होता है। लेकिन बेनिफिट ये मिल रहा है कि हम लोग के जो कंज्यूमर है उन लोग को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिससे वो आसानी से चूज़ कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग जो सुटेबल रहेगा। ठीक है। नीड फॉर पॉलिसीज दैट इंश्योर फेयर एंड एक्सक्लूसिव ग्रोथ, ऐसा पॉलिसीज चाहिए कि जो इंश्योर करे फेयर और इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब कि ऐसा पॉलिसीज बनना चाहिए जिससे फेयर ग्रोथ हो ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। मतलब कि जो पॉलिसीज हमें ऐसी बनानी चाहिए या बननी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा जिससे फेयर हो और साथ में ग्रोथ भी हो। फेयर ट्रेड होना चाहिए, फेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है। पॉलिसीज होनी चाहिए वो फेयर होने चाहिए, सबके लिए बेनिफिशियल होने चाहिए, जिससे समावेशी ग्रोथ भी हो, मतलब कि इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो, उसके साथ साथ हम लोग का ग्रोथ भी हो। ऐसा पॉलिसीज बननी चाहिए। ठीक। आई होप you will understand all the concept of chapter 4th. So thank you for watching. See you.